हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला पार्ट है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को हम जो है आईआर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आईआर रीजन में मिलता है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को आईआर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। रीजन है आईआर स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व किया जाता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने का क्या मतलब है? हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, रोटेशनल पढ़ ली है, बेसिक पढ़ लिए है। ठीक है, दो टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, फिर से रिकॉल करा दूं मैं। एब्जॉर्प्शन टाइप की, इमिशन टाइप की, जिसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करके अपनी ग्राउंड स्टेट से या लोअर स्टेट से, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जो है वो ट्रांजिट करता है, या फिर हायर से लोअर में आता है। इस दौरान या तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके जाता है, या फिर एनर्जी यहाँ पे जब इमिट करता है, ठीक है, तो हमें जो है स्पेक्ट्रल लाइंस वहाँ पे मिलती है, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है। और इन सबको कंबाइनली जो है हम कहते हैं हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रा मिलता है। ओके, जिसे ऑब्जर्व करके हम किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आईआर रीजन में मिलती है, आईआर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे कहते हैं कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल जो है आपको आईआर स्पेक्ट्रम दे सकते हैं। तो वो मॉलिक्यूल जिनमें डायनेमिक डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो आईआर स्पेक्ट्रा शो करते हैं। ठीक है, अब डायनेमिक डाइपोल मोमेंट के लिए एग्जांपल अगर देखें हम, तो जैसे कि मीथेन हो गया, ओके, HCl हो गया, ओके। वैसे HCl में तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी होता है, ओके। इसके अलावा जो NO2 ग्रुप है वो भी डायनेमिक डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। इसके अलावा जो N2O5 है वो भी जो है डायनेमिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं डायनेमिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है। देखिए, अगर CH4 को एज एन एग्जाम्पल लेके देखें हम यहाँ पे CH4 को, तो ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्या है? सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब इसमें जो है डायरेक्ट पोलराइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता। वन सेकेंड, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एक तरह से कहे तो डायरेक्ट पोलराइजेशन देखने को नहीं मिलता, जैसा कि पोलराइजेशन आपको HCl के केस में या HI के केस में या HF के केस में देखने को मिलता है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं? इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जो है वो क्लोराइड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, इसी तरह से पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो एक तरह से कहे तो इनमें परमानेंट टाइप का डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि ये परमानेंटली जो है वो शिफ्ट हो रखे होते हैं हेलोजन ग्रुप की साइड में। ठीक है, पर अगर यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में देखें हम, तो यहाँ पे भी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तो ज्यादा है, पर हाइड्रोजन से इतनी भी ज्यादा नहीं है, और थोड़ी सी भी ज्यादा है। तो ये भी बैलेंस कर रहे हैं, ये चारों के चारों हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इनमें डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट देखने को नहीं मिलता है। पर यहाँ पे जो इस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होंगे, क्या इस मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशंस होंगे, इस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होंगे, तो इन बॉन्ड के बीच में भी वाइब्रेशन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और इन वाइब्रेशंस की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है किसी पर्टिकुलर एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है पर्टिकुलर एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से जो जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, इसमें भी ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसमें भी जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की उससे कम है। पर यहाँ पर भी जो है होना तो क्या चाहिएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। पर यहाँ पे क्या होता है कि दोनों तरफ पार्शियली नेगेटिव चार्ज है जो इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, पर इसमें भी डायनेमिक डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा। रीजन क्या है? ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इनके बीच में क्या होंगे? वाइब्रेशंस होंगे, इनके बीच में वाइब्रेशंस होंगे, जिसकी वजह से जो है पर्टिकुलर जो
सॉरी पर्टिकुलर नहीं, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर साइड में जो है शिफ्ट हो जाते हैं और मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जो है वो जनरेट हो जाता है, मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल है जिनमें डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। जिसमें परमानेंटली डाइपोल मोमेंट नहीं होता है उनमें डायनेमिक डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। तो वो सारे मॉलिक्यूल जिनमें डायनेमिक डाइपोल मोमेंट पाया जाता है वो क्या करते हैं, वो आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हमने पढ़ा है वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलेगा ये IR स्पेक्ट्रा में। ठीक है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलता है। रीजन क्या है, हमने तो कहा सिर्फ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा, यहाँ पे रोटेशनल कहाँ से आ गया, हमने पढ़ा था। ठीक है, बोन ओपेनहेमर वगैरह सब पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो इनका होता है एनर्जी लेवल, सबसे पहले उसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, और उसके अंदर रोटेशनल लेवल्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, हमने पढ़े थे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ अगर ट्रांजिशन हो रहा है या फिर यहाँ से यहाँ अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए एनर्जी तो हाई चाहिए। अब इतनी हाई एनर्जी में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी ट्रांजिशन जो है होना पॉसिबल है, इन रोटेशनल लेवल्स में भी ट्रांजिशन होना पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतनी एनर्जी है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी हो सकता है, रोटेशनल ट्रांजिशन भी हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी आपको IR रीजन में मिल सकता है। तो दो तरह के स्पेक्ट्रा आपको मिल सकते हैं, एक तो है हमारा प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमें मिल सकता है, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिल सकता है। ठीक है, और दूसरा है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी हमें यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि नॉर्मली प्योर वाइब्रेशनल तो हम क्या कहते हैं, सारे के सारे जो डायनेमिक डाइपोल मोमेंट शो करने वाले होंगे वो देंगे ही। और यहाँ पे अब वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा में आप कहते हैं कि जो O2 टाइप के मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर जिन्हें कह सकते हैं, N2 टाइप के मॉलिक्यूल है, Cl2 टाइप के मॉलिक्यूल है, ये कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार से वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं दर्शाते, ना तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं, न वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं, न ही प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो IR रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, या फिर कहे कि वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो हम कहते हैं यहाँ पे रेंज वाइब्रेशनल रोटेशनल रेंज, हम दोनों ही पढ़ेंगे, प्योर वाइब्रेशनल भी पढ़ेंगे और जो है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी पढ़ेंगे। ठीक है, सब पढ़ेंगे हम। तो उसमें जो रेंज होगी बेसिकली IR रीजन की रेंज, जहाँ पे आपको ये सब स्पेक्ट्रम मिलते हैं, उनकी रेंज बेसिकली क्या होती है 0.8 म्यू से लेकर के 200 म्यू तक के होती है। ओके, अब ये तो हो गई आपकी IR की रेंज, IR रीजन की रेंज कि यहाँ यहाँ आपको स्पेक्ट्रम मिलेंगे। अब IR रीजन को भी हमने पढ़ा था पहले भी कि 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो है नियर IR जो 0.8 म्यू से तक होता है, 8 म्यू से लेकर के 2.5 म्यू तक होता है। ठीक है, दूसरा है मिड IR, मिड IR जो 2.5 म्यू से लेकर के 15 म्यू तक होता है, और लास्ट है फार IR, फार IR रीजन जो 15 म्यू से लेकर के 200 म्यू तक होता है। ठीक है, तो ये है IR रीजन, और इस IR रीजन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है हमने, नियर IR, मिड IR और फार IR, जिनकी रेंज जो है हम ये बताते हैं। ओके, नेक्स्ट है थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं, जिसका जो है यूज होगा आगे हमारे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को समझने में। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।
ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, जो है एक टर्म आई है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। क्या, जब भी हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे। ठीक है, होमो डायटोमिक नहीं होगा, नॉर्मली आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा। ओके, कंसिडर करेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ होगी, उसमें वाइब्रेशन की वजह से किस प्रकार से स्पेक्ट्रा मिलता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए हमने एक टर्म लिखी है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है एक तरह से कहे तो एनालॉग कह सकते हैं, लिया गया है यहाँ पे एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में। ठीक है, फिजिक्स में जो पढ़ते हैं बच्चे या फिर जो 12th तक पढ़ के आए होंगे उन्हें पता होगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। तो एक तरह से अगर हम कहें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो दो ऑब्जेक्ट को एक मान लो स्प्रिंग से जोड़ रखा है यहाँ पे। ठीक है, स्प्रिंग से जोड़ रखा है या फिर एक वॉल से एक स्प्रिंग अटैच है और उस पर कोई आपने भार जोड़ रखा है यहाँ पे, और फिर जो है स्प्रिंग में होने वाले चेंज की बात कर रहे हैं कि इसमें होने वाले वाइब्रेशन या इसकी लेंथ में चेंज या डिस्टेंस जो भी चेंज हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वो बात तो कर नहीं रहे फिजिक्स की, यहाँ तो हम केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो इसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हमने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में कंसीडर किया है कि ये हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो ये बॉन्ड है ना, ये एक स्प्रिंग के जैसा है मान लो, जिसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है, उसके बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो है वाइब्रेशन दोनों साइड में बराबर मात्रा में होता है। क्या, बराबर मात्रा में होता है, दोनों साइड में जो वाइब्रेशन होंगे बॉन्ड में उसके सेंटर से जो है वो बराबर मात्रा में होता है, या फिर एक तरह से कहे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहता है। यानी कि आप अगर स्ट्रेचिंग करते हैं, आप यहाँ पे बॉन्ड की स्ट्रेचिंग करते हैं या फिर बॉन्ड को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही इसके सेंटर के दोनों साइड से ही बराबर मात्रा में स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन होता है। ठीक है, ये हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं। राइट, अब फिजिक्स के अनुसार अगर आपने एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया है तो वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। क्या करता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। यहाँ पे F क्या है, ये आपका है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। के यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और x यहाँ पे कह सकते हैं डिस्टेंस है, x यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसको हमने एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के रखा है, ये हुक्स लॉ को ऑब्वियसली बात है फॉलो तो करेगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हमने स्टडी किया है फिजिक्स में, वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, तो ये भी करेगा, इसको भी मान के रखा हमने। तो वो हुक्स लॉ क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, F है आपका रिस्टोरिंग फोर्स, के है कांस्टेंट और डी है यहाँ पे डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे हम कहते हैं k की वैल्यू जो है यहाँ पे ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा होगा, ठीक है, पर ये क्या है, k की वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव होती है। बेसिकली ये माइनस जो है इस रीस्टोरिंग फोर्स के लिए लगाया गया है, क्योंकि जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो वो उसकी जो है वो लेंथ बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ता है, पर जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ देते हो वो अपने ऑपोजिट साइड में वापस से रीस्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये माइनस उसके लिए यहाँ पे उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में हमने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को स्टडी करने के लिए यूज में लिया है, वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, जिसका फॉर्मूला ये होता है। ओके, अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। कुछ बेसिक जो है टर्म्स है यहाँ पे, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो हमें आगे यूज में आएंगे। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो हुक्स लॉ कहा हमने हमें ऑसिलेटर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल को ऑसिलेटर माना है सिंपल हार्मोनिक। तो हम कहते हैं कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए
जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली वो होती है V इज इक्वल टू 1/2 kx का स्क्वायर। k की वैल्यू ऑब्वियस बात है ये एक कांस्टेंट है, ओके, और x यहाँ पे डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली हाफ kx स्क्वायर होती है एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो इस डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए भी यही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहे कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो आपका डिस्टेंस है वो किस प्रकार से चेंज होगा। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पोटेंशियल एनर्जी के साथ डिस्टेंस किस प्रकार से चेंज होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये डिस्टेंस जो चेंज होगा उसके लिए कर्व आपको कैसा मिलता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हो गई ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। ये मान लो बीच में हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट लिया जो कि 0 मान लिया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के साथ किस प्रकार से चेंज होता है यह हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये इस प्रकार से चेंज होता है, एक डिस्टेंस के बाद ये इंक्रीज होता है। सही से नहीं बना, आप प्रॉपरली बनाना इसको, ठीक है, इस प्रकार से। राइट, ओके। यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा और ये वाला डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव। और इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, पैराबोला। तो आपको कोई कहे कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में किस प्रकार का कर्व देखने को मिलता है, तो हमें पैराबोला टाइप का कर्व देखने को मिलता है। क्या, पैराबोला टाइप का कर्व देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि एनर्जी जो है, हमें वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पढ़ने हैं तो उसके लिए एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्वांटम मैकेनिक्स में जो वाइब्रेटरी मोशन है उसके लिए एनर्जी किस प्रकार से हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी जिसे हम EV से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होगा V प्लस हाफ एच न्यू, V प्लस हाफ एच न्यू, ठीक है। ये हो गई हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी। V यहाँ पे क्या है, V है आपका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, V है यहाँ पे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, V है हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। और वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकते हैं। 0 से स्टार्ट हो जाता है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। न्यू यहाँ पे क्या है, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, क्लियर है ना, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे हम इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे कि अगर आपको अलग अलग वैल्यूज दे रखी हो अलग अलग टर्म में तो किस प्रकार से आप फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बेसिक से जो बेसिक नॉलेज है आपका फिजिक्स का जो हमने फर्स्ट यूनिट में थोड़ा बहुत देखा था, ठीक है, तो उसके लिए आपको बेसिक छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज हैं आपको पता होने चाहिए। तो लैम्डा किसके बराबर होता है, यहाँ पे लैम्डा है वेवलेंथ, ये है आपका स्पीड ऑफ लाइट और ये है आपका फ्रिक्वेंसी, राइट। तो लैम्डा किसके बराबर होता है, लैम्डा होता है c/v के बराबर। और इस बात है फिर यहाँ पे v किसके बराबर हो सकता है, c/लैम्डा के बराबर हो सकता है। और जो वेव नंबर होता है, जो वेव नंबर होता है वो 1/लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। और इसे आप जो है ओमेगा ई बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओमेगा ई बार यहाँ पे हम यूज में ले रहे हैं। ओमेगा ई बार का यहाँ पे मीनिंग क्या है, ओमेगा ई बार ये हमारे लिए क्या है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये हमारे लिए है इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, राइट, ओके। तो यहाँ पे हम इसे कह रहे हैं ये हमारे लिए इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। तो इसी फॉर्मूला को, ये जो न्यू है इसे न्यू लिख लो, ठीक है, ये जो न्यू है इसको हम 1/लैम्डा है, ये है हमारा 1/लैम्डा, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ई बार। तो न्यू को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यू को हम लिख सकते हैं c ओमेगा ई बार,
क्लियर है? तो अब ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था हमारा, इसे मैं दे दूं फर्स्ट नंबर अगर, तो ये वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था, उसे इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में कैसे लिखा जाएगा? तो इसे लिखेंगे हम E हाफ V प्लस हाफ HC ओमेगा E। ठीक है, तो अगर आपको इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। ये आप कह सकते हैं ये वाला फॉर्मूला आपका फॉर्मूला नंबर 2 है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होती है उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप यूज में ले सकते हैं एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल का एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए, उसकी वैल्यू वैलिडेट करने के लिए, राइट? ओके, नाउ ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है इसका भी फॉर्मूला होता है बेसिकली। ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, इसका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा कितना नहीं होगा, ये भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसे आप ओमेगा ई या फिर V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, V बार से भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 पाई C रूट K बाय म्यू। ओके, राइट, तो ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास है। म्यू क्या है? रिड्यूस्ड मास है। ठीक है, ये है आपका फोर्स कांस्टेंट। ये क्या है? फोर्स कांस्टेंट। ओके, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी है बेसिकली। ओके, ये आगे हम देखेंगे, राइट? ओके, अब हम ये कुछ फॉर्मूलाज हमने पढ़े। अब एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कि लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल कौन सा होगा? लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल कौन सा होगा? जहां पे V इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, V इज इक्वल टू 0 ही हमारा लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल होगा। आगे हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे नोटिस करेंगे कि लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल की भी अपनी एक एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी 0 नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में लोएस्ट लेवल की एनर्जी 0 होती है, पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में लोएस्ट लेवल की एनर्जी 0 नहीं होती है। ठीक है, रीजन है यहाँ का, ये फॉर्मूला देखो, V प्लस हाफ एच न्यू अगर हम देखें यहाँ पे। ओके, और V को मैंने कहा कि V कितना है? 0 है, यानी लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, तो इसको मैंने 0 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई? वैल्यू आई है हाफ एच न्यू। वैल्यू क्या आई है? हाफ एच न्यू, यानी कि जो लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल है ये उसकी एनर्जी है जो कि 0 नहीं है। ठीक है, तो इस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? 0 पॉइंट एनर्जी, जो कि 0 नहीं होती है। ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में जो वाइब्रेशनल लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल होता है उसकी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, राइट, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह। बाकी का जो नेक्स्ट है पॉइंट, हम एक एक एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होती है, उनके बीच में डिस्टेंस किस प्रकार का होगा, डिफरेंस कैसा होगा, सिलेक्शन, रोल, इंटेंसिटी, ये सब कुछ जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।